हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आपकी नेक्स्ट क्लास क्या पढ़ रहे थे हम लास्ट टाइम? मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है, आपके पास ऑनलाइन क्लास होती है, आप उसको रिपीट करके भी देख सकते हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ओके। उसके बाद यहाँ दो तीन कंसेप्ट्स हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग के ऊपर, ध्यान से। ठीक है, पहला पॉइंट, जो चार्जिंग बाय इंडक्शन है, हमारे पास तीन थे, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन इज द बेस्ट मेथड ऑफ चार्जिंग। जो बेस्ट मेथड ऑफ चार्जिंग है किसी दो बॉडीज के ऊपर चार्ज लाना, वो है कौन सा? चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, पहला पॉइंट ये है। नंबर 2 पॉइंट, इसमें दो बॉडीज होती हैं, इनको बोलेंगे इंडक्टिंग बॉडीज। दो बॉडीज होती है ना, एक के ऊपर चार्ज होता है, दूसरी अनचार्ज होती है, लेकिन जो अनचार्ज होती है बाद में उसके ऊपर भी चार्ज आ जाएगा। जैसे आपने मेथड ऑफ चार्जिंग देखा इंडक्शन में कि हमने पॉजिटिव ग्लास रॉड ली थी तो सफियर के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया था लास्ट में? नेगेटिव। अगर नेगेटिव ग्लास रॉड लेते तो सफियर के ऊपर क्या आ जाता? पॉजिटिव चार्ज। तो नंबर 2 पॉइंट है, जो इंडक्टिंग बॉडीज है, जो दो बॉडीज हमने ली है, एक जो चार्ज अनचार्ज है, दूसरी चार्ज, उनको बोलेंगे इंडक्टिंग बॉडीज। और जो इंडक्टिंग बॉडीज हैं ना वो चार्ज को गेन करती हैं ना लॉस करती हैं। ओके, जो दोनों बॉडीज हैं ना वो चार्ज को गेन करेंगी और ना लॉस करेंगी। ओके, अब इधर जो एक थी नंबर 3 पॉइंट, पहला था चार्जिंग बाय इंडक्शन इज द बेस्ट मेथड ऑफ चार्जिंग। नंबर 2, इंडक्टिंग बॉडीज नाइदर गेन नॉर लॉस चार्ज। नंबर 3 देखिए, पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड थी और सफियर के ऊपर, ठीक है, जो चार्ज आया कौन सा आया था? नेगेटिव। जो आया उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड चार्ज, क्योंकि हमने पॉजिटिव वाली ग्लास रॉड को इस सफियर के पास लाया, और जो उसके ऊपर चार्ज लाने में हेल्प करता है उसको बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्ज। क्या बोलते हैं? इंड्यूसिंग चार्ज। क्लियर? तो ध्यान से, जो इंड्यूस चार्ज है वो इंड्यूसिंग चार्ज के बराबर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन इंड्यूसिंग चार्ज से ज्यादा नहीं होता, ग्रेटर नहीं होता। जो इंड्यूस चार्ज है जो आता है उसको लाने में हेल्प कौन करता है? इंड्यूसिंग चार्ज। इंड्यूसिंग चार्ज के बराबर हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता। ये है नंबर 3 पॉइंट। इंड्यूस्ड चार्ज कैन बी इक्वल or less than inducing charge. Induced charge can be equal or less than inducing charge, but never negative. But never negative नहीं, but never greater. Induced charge equal हो सकता है, less than होता है inducing charge, लेकिन but never greater. Inducing charge से बड़ा charge induced नहीं हो सकता। नंबर 4 पॉइंट क्या है? फिर से मैं एक बार बता दूंगा, इन मेटल्स Q डैश किसके बराबर होगा? माइनस Q के। ठीक है, जो आपका इंड्यूस चार्ज होगा वो इक्वल एंड अपोजिट होगा इंड्यूसिंग चार्ज के। Q डैश कौन है? इंड्यूसिंग चार्ज, जो चार्ज लाएगा। Q कौन है? जो आएगा। तो वो क्या आएगा? इक्वल एंड अपोजिट टू द इंड्यूसिंग चार्ज। आपने देखा हमने पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड ली थी तो सफियर के ऊपर कौन सा चार्ज आया था? नेगेटिव। कौन सा चार्ज आया था? नेगेटिव। तो इन मेटल Q डैश किसके बराबर? माइनस Q के। दैट इज इंड्यूस्ड चार्ज कैन बी इक्वल एंड अपोजिट टू द इंड्यूसिंग चार्ज। इक्वल एंड अपोजिट टू द इंड्यूसिंग चार्ज। ये थे 4 कंसेप्ट किसके ऊपर? चार्जिंग बाय इंडक्शन के ऊपर, इंड्यूस चार्ज। बस इंड्यूस चार्ज वो होता है जो चार्ज आता है, इंड्यूसिंग चार्ज वो होता है जो चार्ज को आने में हेल्प करता है। जैसे हमारी पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड थी, उसने सफियर के ऊपर क्या ला दिया? नेगेटिव चार्ज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कूलम्स लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके ऊपर आप लिख लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप लिख लीजिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, पहला सब यूनिट में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा? कूलम्स लॉ। ओके, दिया किसने था?
in 1785 चार्ल्स अगस्टन डी कूलम, ठीक है, इन 1785 चार्ल्स अगस्टन डी कूलम। इतना बड़ा नाम था, दिया कब था? 1785 में, इसलिए इसका शॉर्ट नाम रख दिया क्या? कूलम्स लॉ। क्या रख दिया? कूलम्स लॉ। पहले अब लिख लीजिए, इन 1785 चार्ल्स अगस्टन डी कूलम ने दिया था। क्या भाई? तो पूरा नाम था इसका चार्ल्स अगस्टन डी कूलम, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में रख दिया क्या? कूलम्स लॉ। ओके, अब इधर ध्यान देना है, डायरेक्ट कूलम्स लॉ नहीं पढ़ा रहा आपको, आपने 11th में पढ़ा है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या पढ़ा था? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसमें दो बॉडीज थी, एक बॉडी ये आपकी दूसरी बॉडी, एक बॉडी का मास m1 और दूसरी बॉडी का मास m2 और बीच में डिस्टेंस कितना था? r। तो क्या कहता था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसमें दो बॉडीज के बीच सिर्फ बीच क्या थी? अट्रैक्शन। क्या थी? अट्रैक्शन। दो बॉडीज के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is directly proportional to the product of their masses, directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। क्योंकि आपने 11th में पढ़ के आए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसलिए रिवाइज करवा रहा हूं। कूलम्स लॉ इसी के जैसा है। तो क्या जो फोर्स होगी इन दोनों के बीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, क्या भाई? m1 m2, और जो फोर्स होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी 1/r²। देखो भाई, यहाँ इस सिंबल को मैं क्या बोल रहा हूँ? डायरेक्टली, और यहाँ बोल रहा हूँ क्या? इनवर्सली। आप बोलेंगे सर दोनों की शक्ल तो सेम ही है, यहाँ डायरेक्टली बोल रहे हो, यहाँ इनवर्सली, तो वो कैसे? मेरे बच्चा, डायरेक्टली के केस में जो क्वांटिटीज होंगी वो सीधे सामने होगी, जहां इनवर्सली बोल रहा हूँ वो क्वांटिटीज 1/, होगी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? f डायरेक्टली टू m1 m2 और f इनवर्सली टू 1/r²। इसको बना दिया इक्वेशन फर्स्ट, इसको बना दिया इक्वेशन सेकंड, दोनों को क्या किया? कंबाइन। क्या किया? कंबाइन। तो क्या आ जाएगा? f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r², और क्या आ जाएगा? f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r²। ओके, ये था, और यहां कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आया, और इस g को बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, अब देखिए, यहां दो मासेस थे, एक का मास m1 दूसरे का क्या? m2, और डिस्टेंस क्या? r। कूलम्स लॉ में मास नहीं होते, क्या होते हैं? चार्ज। पहले आप इसको देखो, f डायरेक्टली टू क्या? m1 m2 इक्वेशन फर्स्ट, और f डायरेक्टली टू क्या? 1/r²। कंबाइन किया दोनों को, और ये आ गया। ये आपको मैंने बताया क्या? आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो 11th में आपने पढ़ा है। अब यहां हम पढ़ रहे हैं क्या? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ होता है किसके लिए? चार्ज के लिए। किसके लिए? चार्ज के लिए। दो चार्ज होंगे, अभी कुछ नहीं बनाना, अभी समझना है, फिर जब लिखना है क्या नहीं लिखना है सब बता रहा हूं। एक Q1 और दूसरा क्या? Q2, बीच में डिस्टेंस क्या? R। देखो, ग्रेविटेशन में सिर्फ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सिर्फ क्या थी? अट्रैक्शन। यहां दो चार्ज हैं, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो क्या करेंगे? रिपेल। दोनों नेगेटिव हैं तब भी क्या करेंगे? रिपेल। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्या करेंगे? अट्रैक्ट। इसका मतलब यहां दो केस हो सकते हैं, अट्रैक्शन या रिपल्शन। अट्रैक्शन या रिपल्शन को बोलते हैं क्या? इंट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? इंट्रैक्शन। किस तरह से इंट्रैक्ट कर रहा है? तो वो कर सकता है दो तरीके से, या तो अट्रैक्ट करेगा या क्या करेगा? रिपेल। या तो अट्रैक्ट करेगा या क्या करेगा? रिपेल। और दोनों चार्ज किसमें होने चाहिए? एट रेस्ट। दोनों चार्ज किसमें होने चाहिए? रेस्ट। तो ध्यान दो, क्या कहता है कूलम्स लॉ? कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्ज एट रेस्ट is directly proportional to the product of two charge, is directly proportional to the product of two charge and inversely proportional to the square of distance between them, is directly proportional to the product of two charge and inversely proportional to the square of distance between them। तो क्या आ जाएगा? इसका पहला पार्ट f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? Q1 Q2 अपॉन r²। नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। और दूसरा पार्ट, इसको पहला बना लेते हैं, दूसरा f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? r²। दोनों को कंबाइन करेंगे बेटा, क्या आ जाएगा? f इज इक्वल टू कंबाइन Q1 Q2 अपॉन r²। और इक्वेशन क्या? थर्ड बना लो, जो भी, अभी रहने दो। और जैसे ही हम प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? c।
Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। देखो क्या पता आप यहाँ क्वेश्चन स्कूल में पढ़ रहे हो, वहां के लिख रहा हो, तो यहाँ आप बोल रहे हो सर ने सी लिखा, तो ध्यान रखना यहाँ सी आता है मेरे बच्चा, के का कोई और नाम होता है। जब मैं ये क्वेश्चन पढ़ा दूंगा आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, क्या कहता है कूलम्स लॉ, force of attraction between two charge at rest is directly proportional to the product of their charge and inversely proportional to the square of distance between them। और इस लॉ को, दिस लॉ इज आल्सो नोन एज कूलम इनवर्स स्क्वायर लॉ, दिस लॉ इज आल्सो नोन एज कूलम इनवर्स स्क्वायर लॉ। दोनों को कंबाइन किया और यहाँ आगे सी को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। फिर मैं आगे सारी चीजें बता रहा हूं, थोड़ा मैंने इसलिए समझाया कि आपको स्टेटमेंट थोड़ी बहुत समझ आए मेरे बच्चे, ठीक है। तो कूलम्स लॉ आपने लिखा इन 1785 चार्ल्स अंगस्टन डी कूलम। अब लिखिए मेरा बेटा क्या स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट। तो ध्यान देना, इसके स्टेटमेंट के दो हिस्से हैं, पहले मैं कंप्लीट लिखवा रहा हूं फिर से बता रहा हूं। लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कामा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ORR रिपल्शन, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कामा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ORR repulsion between two charge at rest, between two charge at rest is directly proportional to the, between two charge at rest is directly proportional to the product of two charge, is directly proportional to the product of two charge and inversely proportional to the square of distance between them, and inversely proportional to the square of distance between them, full stop। एक लाइन छोड़ के चलो, लिखिए this law is also known as Coulomb inverse square law, this law is also known as Coulomb inverse square law, ओके। तो क्या भाई, इसकी स्टेटमेंट के दो हिस्से हैं, पहला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज, और दूसरा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दिस लॉ इज आल्सो नोन एज कूलम इनवर्स स्क्वायर लॉ, ओके, कूलम इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब लिखिए एक्सप्लेनेशन, हेडिंग लिखनी है और लिखना है इसका क्या, स्केलर फॉर्म। मेरे बेटा इसकी दो फॉर्म आएंगी, स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म। पहले पढ़ेंगे हम आज क्या, स्केलर फॉर्म, फिर पढ़ेंगे क्या, वेक्टर फॉर्म। एक होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड निकलेगा यहाँ फोर्स का, डायरेक्शन कोई नहीं। वेक्टर में हम मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे और डायरेक्शन भी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो लिखिए एक्सप्लेनेशन और लिखिए क्या, स्केलर फॉर्म, ओके। कॉपी के सेंटर में बनानी है डायग्राम, Q1 Q2 और डिस्टेंस क्या R, और इसको डिब्बे में बंद करना है। छोटी सी डायग्राम है ना, कॉपी के सेंटर में बनानी डायग्राम और उसके नीचे लिखना है, ठीक है। देखो भाई डायग्राम में क्या क्या है, ध्यान से भाई, डायग्राम में क्या क्या है। हमारे पास दो चार्ज हैं, कौन कौन, Q1 और Q2, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, R। एक्सप्लेनेशन ऑफ स्केलर फॉर्म लिख लिया हेडिंग। अब ध्यान से डायग्राम बना ली, अब इसके नीचे लिखना डायग्राम के क्या भाई, इफ Q1 डाल बनानी है एंड Q2, Q1 की भी डाल बनानी, Q2 बी द टू चार्ज एंड आर की भी डाल बनानी है, इज द, ठीक है। इस डायग्राम के नीचे लिखना है क्या भाई, पहले सुन लेना फिर लिखना है क्या, Q1 और Q2 क्या है, दो चार्ज हैं क्या, वो रेस्ट, और R क्या है, इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। लिखिए डेल बनानी है, जैसे बनाया डेल मतलब समझ गए, ये Q1 और Q2 के ऊपर ऐसे कामा डालना है, ऐसे, ठीक है, इन्वर्टेड कामा से ऐसे ऊपर से, इनको बोलते हैं डेल, ठीक है। लिखिए इफ Q1 एंड Q2 बी द टू चार्ज, if Q1 and Q2 be the two charge, and if Q1 and Q2 be the two charge at rest, if Q1 and Q2 be the two charge at rest,
and r is the distance between them, and r is the distance between them, लिखिए कामा then according to Coulomb's law, कामा then according to Coulomb's law. क्या भाई, if q1 and q2 be the two charge at rest and r is the distance between them, कामा then according to Coulomb's law. तो पहला पार्ट कहता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज, ये आ गया पहला. फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम आ गया दूसरा. क्या कहता है कूलम्स लॉ? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, स्टेटमेंट बता रहा हूं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्ज एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of two charge and inversely proportional to the square of distance between them. Okay, इक्वेशन फर्स्ट आ गई और सेकंड लिखना है. इसके बाद on combining equation first and second comma we get, तो क्या आ जाएगा? F directly proportional to Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ओके, अब मैं ये डायग्राम हटा रहा हूं, आपने बना लिए तो वहां से इधर आ रहे हैं, तो क्या आ जाएगा कंबाइन करने के बाद F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? C Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी थर्ड. F इज इक्वल टू C Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ये इक्वेशन फर्स्ट सेकंड दोनों को कंबाइन किया और क्या आ गया? F इज इक्वल टू C Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इक्वेशन आपकी आ गई क्या? थर्ड. ओके, इसको मैं यहां लिख देता हूं सेंटर में. क्या आ जाएगा? F इज इक्वल टू C Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इक्वेशन थर्ड. ओके, फिर लिखना है वेयर C इज इक्वल टू, C कौन है भाई? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. C को बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट. C की वैल्यू होती है मेरा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन SI यूनिट. C की क्या वैल्यू है? 1/4 पाई, ये ऐसे सिंबल है, मैं अभी बता रहा हूं इसके बारे में, एप्सिलॉन नॉट. मेरा बेटा इधर आ जाओ, क्या ध्यान से सुनना है, पहले लिखना कुछ नहीं है. हाँ, कॉपी के ऊपर जैसे ये कॉपी आप लिख रहे हैं, इधर एक टॉप पर छोटा सा व्हाइट पेज होता है, उसके ऊपर आप लिख सकते हैं ये भाई सिंबल, ऐसे C और ऐसे बीच में लाइन, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन. क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन. कुछ इसको एप्सिलॉन भी पढ़ते हैं, EPSILON. ठीक है, एप्सिलॉन क्या बोलते हैं इसको? एप्सिलॉन, नाम है इसका एप्सिलॉन. ठीक है, और जैसे इसके साथ एप्सिलॉन. ओके, अगर ऐसे हो एप्सिलॉन नॉट, क्लियर, इसका मतलब जीरो, कुछ भी नहीं, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. इसको क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. और खाली एप्सिलॉन हो तो इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम. क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ मीडियम. टेंशन नहीं लेना, इसके बारे में बहुत डिटेल में आएगा. अभी सिर्फ इसका आप नाम याद रखो, इसका क्या नाम है? इसका एप्सिलॉन. क्या है? एप्सिलॉन. ओके, फिर इस एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. कहने का मतलब खाली जगह. परमिटिविटी क्या होता है ये भी फ्यूचर में सिखाया जाएगा. अभी जो जो चीजें आ रही है उसको दिमाग में बिठाना है. और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और यूनिट होता है कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स पर मीटर स्क्वायर. क्या? एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स पर मीटर स्क्वायर. ओके भाई, C आया. C को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. C इज इक्वल टू क्या? कूलम्स कांस्टेंट. C की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इन SI यूनिट.
और एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी क्या होता है फ्यूचर में सिखा दिया है। फ्री स्पेस मतलब जीरो है तो कुछ भी नहीं, खाली जगह, दो चार्ज के बीच खाली जगह। तो परमिटिविटी की वैल्यू क्या होती है? 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स। अभी जो हम कूलम्स लॉ पढ़ रहे हैं जो दो चार्ज हैं उनके बीच क्या है? खाली जगह। अगर एप्सिलॉन नॉट है तो इसका मतलब दो चार्ज के बीच क्या है? खाली जगह, कोई भी मीडियम नहीं है। ओके, अब इधर सी की जगह क्या वैल्यू आएगी बच्चा? ओके, आपने ये सारी चीजें लिख ली होंगी, मैं इधर बता रहा हूं, वहां से इधर आ रहा हूं, इधर ध्यान देना। आपने कॉपी में ऐसे नीचे चलना है, तो क्या जाएगा? एफ इज सी की जगह क्या वैल्यू आएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा? Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, और इक्वेशन 4। देखो सी की वैल्यू वहां पुट की, सिंपल यहां, और ये आपके पास आ गया इक्वेशन 4। इधर F इज इक्वल टू 1/4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अभी बताई 8.85 इंटू 10⁻12 -12 क्या आ जाएगा? Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ओके, अब इसको पूरे को सॉल्व करके क्या रिजल्ट आता है? ठीक है, इसको मैं सर्कल नहीं डाल रहा, आप सर्कल नहीं डालना, ये सिर्फ इस वैल्यू को मेरा बेटा इसको सॉल्व करने पर आता है 9 इंटू 10⁻9। जब कूलम्स लॉ पढ़ लेंगे हम, इसको आपको एक्सप्लेन करके दे दिया जाएगा कि ये जो वैल्यू है इसको कैलकुलेट करने के बाद यही रिजल्ट आता है। कोई भी चीज हवा में नहीं बताई जाएगी, जो भी बताया जाएगा सब डिटेल में बच्चा। और इक्वेशन नंबर 5 4, और ये क्या 5th, ये सारी वैल्यू किसके बराबर होती है? 9 इंटू 10⁻9। ये फ्यूचर में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ओके, अब जो इक्वेशन 4th और 5th है, ये एक्सप्रेशन है किसकी? कूलम्स लॉ की। जब दो चार्ज के बीच क्या है? खाली जगह। जब दो चार्ज के बीच क्या है? खाली जगह। क्लियर? एक लाइन छोड़ के चलो, यहां से यहां, ये पूरा लिखने के बाद यहां आना है, ये और ये इक्वेशन 4th और 5th लिखिए। इट शुड बी नोटेड दैट, उसे नीचे आपने तो सीधे सीधे नीचे चला, मेरे पास बोर्ड है ना, मैं उधर भी चला जाता हूं, इधर भी चला जाता हूं, आपने कॉपी के नीचे लिखना है। लिखिए इट शुड बी नोटेड दैट इक्वेशन 4th and 5th, it should be noted that equation 4th and 5th are the expression of Coulomb's law. It should be noted that equation 4th and 5th are the expression of Coulomb's law when the two charge are placed in free space. जब दो चार्ज कहां रखे हुए हैं? फ्री स्पेस के बीच। ओके, इट शुड बी नोटेड दैट इक्वेशन 4th and 5th are the expression of Coulomb's law when the two charge are placed in free space. Okay, free space. Okay, अगर खाली जगह है तो C की वैल्यू क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब अगर हम इन दो चार्ज को किसी मीडियम के बीच रखें, क्या करें? मीडियम के बीच। ये फोर्स निकली तब जब दो चार्ज को खाली जगह में रखा, दो चार्ज के बीच क्या है? खाली जगह। अब इन दो चार्ज को किसी मीडियम के बीच रखें। क्लियर? तो क्या, और लेट कर लें एप्सिलॉन क्या है? बी द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, बी द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ओके, तब कूलम्स लॉ को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, तो अब एक लाइन छोड़ के चलिए, लिखिए इफ द टू चार्ज आर प्लेस्ड इन मीडियम, इफ द टू चार्ज आर प्लेस्ड इन मीडियम, फुल स्टॉप, लिखिए लेट एप्सिलॉन, देखो एप्सिलॉन के साथ 0 हो गए तो इसका मतलब खाली जगह, अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब मीडियम है। लिखिए लेट एप्सिलॉन बी द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, लेट एप्सिलॉन बी द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। लिखिए कामा देन कूलम्स लॉ कैन बी रिटन एज, लिखिए कामा देन कूलम्स लॉ कैन बी रिटन एज, देखो एफ क्या जाएगा? एम मतलब मीडियम, यहां सी की जगह वैल्यू क्या आएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन।
अगर फ्री स्पेस होता तो सीधे आती क्या, एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ क्या है, मीडियम, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, बट मेरा बेटा जो एप्सिलॉन होता है वो किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट K के बराबर। आप बोलोगे सर कहां से लिखा, मेरा बच्चा जो आगे आप एक क्वेश्चन पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, उधर से ये कंसेप्ट आता है कि एप्सिलॉन किसके बराबर है, एप्सिलॉन नॉट K के बराबर, और K होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी ये कंसेप्ट अभी आगे आना है, लेकिन वो कूलम्स लॉ में पहले यूज कर रहा है। अभी यहां मैं सिर्फ बता रहा हूं एप्सिलॉन किसके बराबर, एप्सिलॉन नॉट K के बराबर। फ्यूचर में जब मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा मेरा बच्चा ये एक्सप्लेन करके दे दूंगा कि एप्सिलॉन किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट K के बराबर। ठीक है, ओके, यहां सिर्फ आपको डायरेक्ट लिखना है एप्सिलॉन किसके बराबर, एप्सिलॉन नॉट K, where K is dielectric constant, where K is dielectric constant, तो क्या आ जाएगा, Fm 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट K, और क्या Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, फ्यूचर में जब ये आएगा मैं पढ़ा दूंगा, मैं जो भी चीज मैं बता रहा हूं यहाँ देखो, वो जो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की उसको पूरा सॉल्व वैल्यू डाल के पूरा सॉल्व करने पर क्या आया था, 9 × 10⁹, सारी चीजें हर एक चीज डिटेल में आएगी, लेकिन पहले हम कूलम्स लॉ को खत्म करेंगे। ओके, क्लियर। तो ये कूलम्स लॉ की एक्सप्रेशन है जब दो चार्ज किसमें है, किसी मीडियम में, उनके बीच कोई मीडियम है। अगर दो चार्ज के बीच खाली जगह होगी तो कौन सा फार्मूला होगा, न्यूमेरिकल के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन अगर दो चार्ज किसी मीडियम में, तो F मतलब फोर्स, M मतलब मीडियम, नई चीज उनके अंदर ऐड हो जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में क्या आएगा, K होता है क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो जिस मीडियम में रखा होगा उस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू। जब फ्यूचर में आप आगे पढ़ेंगे ये सारी चीजें एक्सप्लेन हो जाएंगी, टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ ध्यान से पढ़ना है, जो चीज मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से, आपका अच्छे से बेसिक क्लियर हो जाएगा। ओके, याद रखेंगे, इसके आगे हम कल बात करेंगे। आज हमने पढ़ लिया कूलम्स लॉ की स्केलर फॉर्म, कल हम पढ़ेंगे क्या, वेक्टर फॉर्म, और कूलम्स लॉ को कंप्लीट कर देंगे। ओके, बाय।